नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, आपको देखने को मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर एक हेलो करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप सभी को पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी चलती हैं, अगर आप उनका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो DOG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में बिल्कुल फ्री में आपको PDF और नोट्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? ये क्लास PDF का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको देखिए क्लास PDF जो B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2025 का है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता रखा है भैया, हमारा जो नया बैच है ब्रह्मास्त्र बैच B.Ed प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है, दिवाली तक आपका ये ऑफर चलने वाला है 799 में। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी लाइव पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 नवंबर से, बट बैच अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में जो पुराना बैच हमारा चल चुका है B.Ed का, इस साल वाला ही जो कॉम्बो बैच चल रहा था, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको डबल फायदा जो है मिलने वाला है। कैसे जुड़ना है भैया? यहाँ पर DOG ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करो। सिंपली यहाँ कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है और वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो आपको मिल जाएगा ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का ब्रह्मास्त्र बैच, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आता है, आप पे ऑनलाइन या स्कैन करके सिंपली जो है बाय कर सकते हैं। आपकी क्लासेस जब से स्टार्ट होंगी वहाँ पर आपको लाइव क्लास तो दिखेगा दिखेगा, प्लस अगर अभी आप लोग प्रीवियस जो बैच चल चुका है उसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अपने बैच में जा करके देखिए, एक VOD 1 करके सेक्शन होगा, यहाँ पे आप सारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बाद में जब नया लाइव चलेगा वो बिल्कुल बेसिक चलेगा, उसको भी देख सकते हैं। यानी कि आपको डबल फायदा मिलने वाला है। तो भी आपका ऑफर चल रहा है, आप लोग फटाफट जो इस बैच में जुड़ जाओ और अपनी जो क्लासेस हैं उनका आनंद उठाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी में। आप सबका स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 1938 में पहली बार कौन है जिसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? टॉप 20 MCQs हम लोग करने वाले हैं, आप लोग काउंट करते चलिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे। 1938 में कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने वयस्क मताधिकार? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, जवाहरलाल नेहरू को कर दोगे। याद रखेंगे किसको कर दोगे? तो नेहरू जी को कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेहरू जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि ये उद्देश्य समिति के प्रमुख भी थे, ठीक है। जब संविधान को बनाने का काम शुरू होगा तो वहां पर उद्देश्य समिति का गठन किया जाएगा और उद्देश्य समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ही रहते हैं, ठीक है। और उद्देश्य समिति को अगर प्रस्तुत करने की बात करें कि प्रस्तुत कब किया गया था, तो आप कहोगे 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य समिति को प्रस्तुत किया गया था। और ये उद्देश्य जो समिति जो प्रस्ताव को प्रस्तुत करती है, ये प्रस्ताव कब पास कब होता है? अगर आपसे पूछ ले कि तो पास कब होगा, तो आप कहोगे 22 जनवरी 1947 को। क्या होगा? तो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? आप आंसर कर दोगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्या नाम है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम है, याद रखेंगे क्या नाम है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम है इनकी पुस्तक का, ठीक है। तो नेहरू जी आपका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे।
वर्ष 1942, देखो आपको वर्ष दे दिया है, आपको समय दे दिया है, तब तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत मतलब युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको समय दे दिया है तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, आपको 1942 वर्ष दे दिया है तो आपको करेक्ट आंसर की पहचान करने में बहुत ज्यादा समय नहीं होगी। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष 1942 में कौन सी योजना है जिसने यह स्वीकार किया कि युद्ध के बाद क्या होगा, भारतीयों की एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। युद्ध के बाद, ठीक है, क्या होगा, तो युद्ध के बाद हम लोग एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करेंगे जो भारत के लिए संविधान बनाएगी। तो ये किस योजना में कह रहा है, क्रिप्स मिशन में कह रहा है, कैबिनेट मिशन में कह रहा है, वेवेल योजना में कह रहा है, या फिर माउंट बेटन योजना में कह रहा है। तो क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर जो है हम लोग करेंगे दूसरे प्रश्न का, वो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए करोगे, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है, तो ये क्रिप्स मिशन कब आ रहा है, तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 में आता है। ठीक है, कब आ रहा है, क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 में आ रहा है। और इसने कहा था कि युद्ध के बाद क्या होगा, भारतीयों की एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो क्या करेगी, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन भारतीय क्या कह रहे थे, भारतीय कह रहे थे युद्ध के बाद नहीं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आप लोग क्या है, आप लोग अपनी बात से पलटने वाले हैं। जहां युद्ध समाप्त हुआ तो आप भूल जाएंगे कौन सी कस्में, कौन से वादे, है ना। वादे तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, फिर आपकी बातें बदल जाएंगी, है ना। तो हम आपके हैं कौन, तो क्या हो जाएगा, तो हमें युद्ध के बाद नहीं, हमको युद्ध के पहले ही चाहिए। जो संविधान सभा आप युद्ध के बाद बनाने वाले हो वो पहले ही बना दो, युद्ध समाप्त हो जाएगा, आपका काम निकल जाएगा, है ना, हंसते हंसते अपने रास्ते। तो क्या हो जाएगा, तो हमें युद्ध के बाद नहीं, हमको युद्ध के पहले चाहिए। और ये इस बात पर तैयार नहीं थी, इसलिए ये योजना क्या हो जाएगी, इसलिए ये योजना जो है वो असफल हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, जब ये योजना असफल हो जाएगी तो इसी के विरोध में क्या होगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अगस्त 1942 से गांधी जी क्या करेंगे, अगस्त 1942 से गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करते हैं। गांधी जी क्या करेंगे, तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करते हैं, याद रखिएगा। तो 1942 में कौन सी योजना है, तो आप आंसर करोगे क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स योजना है जिसने युद्ध के बाद, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक नवनिर्वाचित संविधान सभा की बात की थी। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, बताइएगा। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, गांधी जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, अंबेडकर के द्वारा, या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तीसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, सभी मेरे भैया जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, या फिर बाल गंगाधर तिलक। क्या आंसर कर दोगे, तो तीसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो करोगे क्या, बाल गंगाधर तिलक कर दोगे। आपको पता है जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने 1893 में इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की। ठीक है, क्या किया, तो गणेश उत्सव की शुरुआत की। और क्या करते हैं, 1895 में अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं। और क्या हो जाएगा, इनकी दो पत्रिकाएं आपको देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगी मराठा पत्रिका। मराठा पत्रिका जो है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो रही है। ठीक है, कौन सी भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो रही है। और जो दूसरी इनकी पत्रिका है वो है केसरी। और जो केसरी पत्रिका है वो कौन सी भाषा में, तो वो मराठी भाषा में प्रकाशित हो रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मराठी भाषा में प्रकाशित हो रही है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति हैं जो 1895 में क्या कर रहे हैं, तो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो संविधान सभा को गठित किए जाने का आधार क्या है, बताइएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइएगा, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जा रहा है तो उसका आधार क्या है, किस आधार पर भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जा
जा रहा है? क्या आंसर करोगे? चौथे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करिए सभी मेरे भाई बहन। क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे कैबिनेट मिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन आ रहा है 1946। ठीक है, क्या हो रहा है? अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे कि कैबिनेट मिशन आ रहा है। ठीक है, कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन है। कब आ रहा है? तो ये आ रहा है 1946 में। और इस कैबिनेट मिशन में अगर हम लोग बात करेंगे कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 1946 में कैबिनेट मिशन आ रहा है, इसमें 3 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? तो एक तो आप कहोगे पैथिक लॉरेंस है। ठीक है, कौन है? पैथिक लॉरेंस है। और ये इस मिशन के क्या है? ये इस मिशन के अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कह दोगे पैथिक लॉरेंस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और कौन है, तो स्टोफर्ड क्रिप्स है। ठीक है, कौन है? स्टोफर्ड क्रिप्स है। और तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे, स्टोफर्ड क्रिप्स है। और तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे कौन है? तो आप आंसर करोगे ए वी अलेक्जेंडर है। ठीक है, कौन है? ए वी अलेक्जेंडर है। याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? तो 3 लोग हैं मेरे भैया। ठीक है, क्या है? तो 3 लोग हैं। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो 1946, 3 सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष है, स्टोफर्ड क्रिप्स हैं, और कौन है? और एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग हैं। और इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा। क्या हो रहा है? तो संविधान सभा का गठन हो रहा है। और जो पहली बैठक हो रही है, कब हो रही है? तो आप कहोगे 9 दिसंबर। 9 दिसंबर क्या हो रहा है? 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हो रही है। याद रखेंगे, क्या होगा? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हो रही है, पहली बैठक हो रही है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग के प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, या फिर कैबिनेट मिशन योजना? तो अभी तो हम लोगों ने बात की है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या हो रहा है? संविधान सभा का गठन हो रहा है। अभी तो हम लोगों ने बात की। ठीक है, माउंटबेटन योजना क्या है? तो ये आ रही है माउंटबेटन योजना, जो है ये 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्या हो रहा है? 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जा रही है। और इस योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। ठीक है, क्या होगा? तो भारत पाक विभाजन जो है वो इस माउंटबेटन योजना के आधार पर होगा। और माउंटबेटन योजना कब आ रही है? तो 3 जून 1947 को आ रही है। याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन तो हम लोगों ने बात किया ना कि 1942 में। ठीक है, मार्च 1942 में क्या हो रहा है? क्रिप्स मिशन आ रहा है। साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब? तो ये 1927-28 में क्या हो रहा है? तो ये साइमन कमीशन आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्वेत आयोग जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन? बताइएगा। तो 1936 में कौन सा अधिवेशन हो रहा है जहां पर संविधान सभा के गठन की मांग की जाएगी? बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। 1936 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1936 में संविधान सभा की मांग कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन में हो रही है? कहां पर होगा ये अधिवेशन? कानपुर में होगा, मुंबई में होगा, लाहौर में होगा, या फिर फैजपुर में होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हो रहा है जहां पर संविधान सभा की मांग रखी जा रही है? तो आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, फैजपुर कर दोगे। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो नेहरू जी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो नेहरू जी कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? तो नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे हैं। याद रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का क्या होगा? तो गठन किया जाएगा। और जो ये संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, इसमें सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है कि सदस्य कितने थे? क्या आंसर करोगे? तो 389, 409, 429, 505। क्या करोगे? तो आप ये ऐसे प्रश्नों को तो गलत नहीं करोगे। क्या होगा? संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कर दोगे 389 कर दोगे। क्या हो जाएगा? तो सदस्य कितने हैं? तो आप आंसर कर दोगे कितने? 389 सदस्य हैं। कितने? 389 सदस्य हैं। याद रखेंगे,
ठीक मेरे भैया, क्या कर दोगे तो 389 सदस्य कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 389 आंसर कर देंगे। ठीक, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन के किस प्रकार होना था बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हैं। अभी तो हम लोगों ने बात की 389 सदस्य हैं, लेकिन इन 389 सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होगा ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइएगा क्या करोगे। तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देसी रियासतों से 93 सदस्य, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य या फिर उपरोक्त सभी। तो किस आधार पर संविधान सभा में सदस्यों का विभाजन किस आधार पर किया जाएगा, क्या आंसर करोगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो लोग जुड़ जाएं। क्या आंसर करोगे। तो देखो ब्रिटिश प्रांतों से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे तो अगर हम लोग ब्रिटिश प्रांतों से बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रांतों से क्या हो रहा है, 292 सदस्य। कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से अगर हम लोग बात करेंगे कितने, तो 292 सदस्य। ठीक है, देसी रियासतों से अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो देसी रियासत से कितने सदस्य आ रहे हैं, 93 सदस्य आ रहे हैं। कितने सदस्य, तो 93 सदस्य देसी रियासतों से आ रहे हैं। और कमिश्नरी क्षेत्र से अगर हम लोग बात करेंगे तो कमिश्नरी क्षेत्र से क्या हो रहे हैं, तो ये आ रहे हैं 4 सदस्य आ रहे हैं। और इन सब को मिलाकर के क्या होगा, इन सब को मिलाकर बनेगा कितना, तो 389 बनता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी आधार पर क्या हो रहा है, संविधान सभा के सदस्यों का विभाजन हो रहा है। उपरोक्त सभी आधार पर विभाजन किया जा रहा है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं। अब देखो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो ब्रिटिश प्रांत है तो ब्रिटिश प्रांतों से कितनी सीटें थी, तो ब्रिटिश प्रांतों से अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए। ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हम लोग बात की ना कि ब्रिटिश प्रांतों से, तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य, यहाँ पर 292 सदस्य आप देख सकते हो, 292 सदस्य। तो जो ये 292 सदस्य लिए जा रहे हैं ब्रिटिश प्रांतों से, जो ये 292 सदस्य लिए जा रहे हैं, इन 292 सदस्यों में से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई। बताइएगा क्या आंसर करोगे। तो क्या आंसर करोगे, तो कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त होंगी वो आप कहोगे 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हो रही। कितनी, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। कांग्रेस को कितनी, 208 सीटें प्राप्त हो रही हैं। और मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुस्लिम लीग को क्या हो रहा है, 73 सीट मिल रही है। क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुस्लिम लीग को 73 सीट मिल रही है। कांग्रेस को ज्यादा सीट मिल रही है, 208 सीट मिल रही है, और मुस्लिम लीग को क्या हो जाएगा, 73 सीट मिल रही है। जिसके कारण क्या होगा, जो मुस्लिम लीग वाले हैं वो नाराज हो जाएंगे। और मुस्लिम लीग वाले क्या करेंगे, तो ये जो मुस्लिम लीग वाले हैं, जो मुस्लिम लीग है, तो लीग ने क्या किया, तो लीग ने 16 अगस्त 1946 को, तारीख आप याद रखेंगे, ये तारीख आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो लीग ने 16 अगस्त 1946 को क्या किया है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है, क्या किया, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को अगर हम लोग बात करेंगे तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। और क्या किया है, और संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्या किया, तो संविधान सभा का क्या किया है, तो संविधान सभा का बहिष्कार किया है। ठीक है, क्या किया है, तो संविधान सभा का बहिष्कार किया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर करोगे। 208 सीटें क्या होती हैं, कांग्रेस को प्राप्त होती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुनर्गठन के फलस्वरूप सन 1947 में संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए। देखो जो संविधान सभा का गठन हो रहा है, संविधान सभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा का गठन कब हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का गठन कब हो रहा है, तो आप आंसर करोगे संविधान सभा का गठन हो रहा है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा का गठन हो रहा है और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल कितने 389 सदस्य हैं। ठीक है, 1946 में संविधान सभा का गठन किया जा रहा है और 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा है तो 389 सदस्य हैं। लेकिन आपको पता है कि आगे चल करके क्या हो रहा है? आगे चल करके 1947 में विभाजन भी तो हो रहा है। 1947 में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और जब विभाजन होगा तो जो ये संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, यहां से कुछ लोग क्या हुए? यहां से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत में रह गए। तो आपसे पूछ रहा है कि विभाजन के बाद जो ये 389 सदस्य थे, तो विभाजन के बाद भारत में कितने सदस्य बचे? आपसे ये पूछ रहा है, बताओ क्या होगा? तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 389 सदस्यों में से अगर हम लोग बात करेंगे विभाजन के बाद भारत में कितने सदस्य बचे, तो क्या आंसर करोगे? तो 289 सदस्य बचे, 299 सदस्य बचे, 324 सदस्य बचे या 333 सदस्य बचे। तो विभाजन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे 1947 के बाद संविधान सभा में, भारत की जो संविधान सभा है वहां पर 299 सदस्य बचे। कितने? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे, 299 सदस्य बचते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन होने के, ग्लोबलाइज होने का, ठीक है, अर्थ क्या है? बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। ठीक है, अगर रेगुलर आप सभी मेरे भाई बहन मेरी क्लास में जुड़ते हैं तो आप प्रश्नों का सही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैंने कई बार कराया है। ठीक है, तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे भारत का दूसरे देशों के साथ क्या करना है? तो भारत के दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा है उन प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। ठीक है, ऐसे इससे क्या होगा? जब प्रतिबंधों को कम होगा, प्रतिबंध कम होंगे तो व्यापार को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो अपने आप भारत का क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने भाग कृषि में लगा हुआ है? बताइएगा। तो भारत की कुल श्रम शक्ति का, ठीक है, टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की जो टोटल श्रम शक्ति है तो उसका कितना भाग कृषि में लगा है? 43%, 49%, 54% या फिर 65%? बताएंगे क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। 2011 की अगर हम लोग जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे, यहां पर आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। कितने? 54%। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत? तो 54% जो है, आधे से अधिक जो है वो क्या है? वो कृषि कार्य में लगा हुआ है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अधिकतम बेरोजगारी किस प्रकार की? भारत में मैक्सिमम बेरोजगारी जो है वो किस प्रकार की? तकनीकी प्रकार की, चक्रीय प्रकार की, घर्षणात्मक प्रकार की या फिर संरचनात्मक प्रकार की? बताओ। भारत में अधिकतर बेरोजगारी, संरचनात्मक क्या होगा? तो एक स्ट्रक्चर बनता चला रहा है कि हमारे दादाजी भी बेरोजगार थे, हम भी, उनके पिताजी भी बेरोजगार थे, हमारे पिताजी भी बेरोजगार थे, हम भी बेरोजगार है, हमारे बाद हमारी जो आने वाली पीढ़ी वो भी बेरोजगारी। एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बढ़ता चला जा रहा है, वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे भारत में मान लीजिए कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, तो क्या होगा? तो रिक्शा चलाने वाले का बेटा, ठीक है, रिक्शा चलाने वाले का जो बेटा होगा वो क्या होगा? ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो रिक्शा चलाने वाले का जो बेटा है, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बेटे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाए। रिक्शा चलाने वाले के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बेटे को क्या करे? काजू बादाम खिलाए, अपने बेटे को, ठीक है, क्या करे? बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए, उसको ऑनलाइन कोर्स दिला पाए, इतना उसके पास पैसा नहीं है। तो क्या होगा? जब सुविधाओं का, संसाधनों का अभाव होगा तो क्या होगा? तो जो बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो चाहे जितना योग्य हो, कहीं ना कहीं तो वो क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा। तो क्या होगा? तो वो बच्चा भी बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? तो वो भी अपने पिताजी के बाद क्या करेगा? तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा, और वो भी आगे बढ़ाएगा तो उसके पास भी गरीबी रहेगी, उसके पास भी इतने पैसे
नहीं रहेंगे कि वो अपने बच्चे को क्या करे, आगे बढ़ा पाए, है ना। और आपको पता है भारत एक विकासशील देश है, मैक्सिमम लोग यहाँ के तो क्या है, मध्यम वर्ग के या फिर निम्न तबके के हैं। आज भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन जहां फ्री अनाज की बात आई तो बीपीएल कार्ड लगा करके लाइन में लगे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, हम भैया हम गरीब हैं, तुरंत गरीब बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, संरचना बन जाती है कि गरीब पर गरीब, गरीब के गरीब चलते चले आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, भारत में जो सबसे अधिक जो गरीबी है वो क्या हो जाएगा, वो संरचनात्मक हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है, नीति आयोग करता है, वित्त आयोग करता है, एनएसएसओ करता है, या फिर यूएनओ करता है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नीति भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है, क्या करोगे, नीति आयोग करोगे, वित्त आयोग करोगे, एनएसएसओ करोगे, या फिर यूएनओ करोगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर करोगे, क्या आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न दोहराया जा चुका है, कई बार। ठीक है, बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे एनएसएसओ कर दोगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या करोगे, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हो रही है, 1950 में इनकी स्थापना हो रही है। और ये क्या करते हैं, भारत में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्रित एवं प्रकाशित करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1950 में हो रही है। प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर करोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, बताइएगा। बेरोजगारी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेरोजगारी के प्रकार क्या है, भारत में बेरोजगारी के प्रकार क्या है, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, या फिर इनमें से सभी। देखो अभी जो प्रश्न पूछा गया था, इसके पहले हम लोगों ने जो प्रश्न किया था वहां पर आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है, मतलब ज्यादातर किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है, तब हम लोगों ने आंसर किया था संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे ज्यादा नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती, तो भारत में मेरे भाई ये सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी तो सारे प्रकार की, ग्रामीण प्रकार की भी मिलती है, चक्रीय प्रकार की भी मिलती है, संरचनात्मक प्रकार की भी मिलती है, तो सभी प्रकार की क्या होगा, इनमें से सभी सभी प्रकार की भारत में बेरोजगारी मिलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा वाली कौन सी मिलती है, तब आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर कर दोगे संरचनात्मक बेरोजगारी को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन शामिल नहीं, बताइएगा। बृहस्पति के समान ग्रहों में कौन शामिल नहीं है, बताइएगा। बृहस्पति के समान ग्रहों में कौन शामिल नहीं है, बताओ क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, देखो बुध है, ठीक है, बुध है, शुक्र है, शुक्र है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक, फिर क्या करोगे आप, बृहस्पति, बृहस्पति क्या होगा, शनि, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, क्या करोगे, और वरुण कर दोगे। तो ये जो चार ग्रह है ये क्या होते हैं, ये चार ग्रह होते हैं बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये चार ग्रह बाह्य ग्रह होते हैं। और क्या होते हैं, और ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गैसों की प्रधानता होती है। गैसीय ग्रहों की जो है श्रेणी में आते हैं, गैसीय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, याद रखेंगे क्या होगा, तो गैसीय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, गैसीय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और बाह्य ग्रह है कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अगर हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल की बात करेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, तो ये आंतरिक ग्रह है। ठीक है, क्या है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल की अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो ये आंतरिक ग्रह है। और क्या होते हैं, ये स्थलीय ग्रह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये स्थलीय ग्रह होते हैं, यहाँ पर स्थलों की प्रधानता होती है। अगर आपसे पूछा जाए बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन शामिल नहीं है, तो आप देखोगे मंगल। ठीक है, मंगल जो है इनमें शामिल नहीं, मंगल अलग प्रकार का है। मंगल क्या है, मंगल आंतरिक है, स्थलीय ग्रह है, जबकि बृहस्पति क्या है, बाह्य ग्रह और क्या है, गैसीय ग्रह है। तो क्या आंसर कर दोगे, तो मंगल इसमें शामिल नहीं होगा। मंगल को क्या करते हैं, मंगल पर आयरन ऑक्साइड मिलने के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल दिखता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल के दो उपग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से, तो एक आपको फोबोस देखने को मिल जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, और एक डिमोस आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, क्या है, तो ये दोनों मंगल के क्या है, उपग्रह हैं, याद रखेंगे, फोबोस और
डीमोस। ऑप्शन संख्या क्या करोगे तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते बताइएगा। तो कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो क्या करना है, सूर्य के चारों तरफ कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। बताओ क्या आंसर करोगे। तो बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, या फिर शुक्र और अरुण, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं। अच्छा देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मैक्सिमम जो ग्रह हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य के चारों तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादातर जो ग्रह है, अगर हम लोग 6 ग्रहों की बात करें तो 6 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं। याद रखिएगा, 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व में क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करते हैं, ठीक है। 6 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करते हैं। सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं। याद रखिएगा, क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं, और वो 2 ग्रह कौन से हो जाएंगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी कर दोगे। शुक्र और अरुण ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो पूर्व से पश्चिम में उल्टी दिशा में गति करते हैं। अगर इन 2 ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा जितने भी ग्रह होंगे, बुध हो गया, इसके अलावा पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ठीक है, वरुण हो गया, तो ये सभी ग्रह क्या करते हैं, तो ये सभी ग्रह, ठीक है, पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये 2 ग्रह जो हैं वो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। याद रखिएगा, शुक्र और अरुण, ठीक। ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं बताइएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सौर मंडल के जन्मदाता किसको कहा जाता है, कौन होंगे, सूर्य होंगे, पृथ्वी होंगे, बृहस्पति होंगे, शनि होंगे। बताइएगा सौर मंडल का जनक कौन माना जाएगा। तो आपको पता है कि जो हमारा सौर मंडल है उसका केंद्र कौन होता है, तो उसका केंद्र सूर्य होता है, ठीक है। कौन होता है, तो उसका केंद्र कौन होता है, तो सूर्य होता है। और सूर्य के चारों तरफ ही क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ ही जितने भी ग्रह है वो क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो हमारे सौर मंडल का जो जनक है, जो केंद्र है, वो किसको, सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे, ठीक। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं बताइएगा। विस्फोटी तारा, सुपरनोवा किसको कहते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं बताइएगा। क्या करोगे, तो धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, या फिर अभिनव तारा, जल्दी से बताएंगे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, अभिनव तारे को, ठीक है। किसको, तो अभिनव तारे को आप क्या करते हो, तो विस्फोटी तारा कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, बताइएगा किसने, सबसे पहले किसने बताया है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। न्यूटन ने, डाल्टन ने, कॉपरनिकस ने, आइंस्टीन ने। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती। क्या आंसर करोगे बताइएगा मेरे भैया, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर कर दोगे आप कॉपरनिकस को, ठीक है। कहाँ के, तो ये पोलैंड के हैं कॉपरनिकस। कहाँ के हैं, तो पोलैंड के हैं कॉपरनिकस, और इन्होंने सबसे पहले बताया था, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या करती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। तो ये आज के सेशन में 20 टॉप 20 एमसीक्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, लास्ट में मैं आप लोगों के कमेंट्स जरूर देखता हूँ, क्लास के खत्म होने के बाद आप लोग के कमेंट जरूर देखता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए थे तो उन लोगों तक भी ये क्लास पहुंच सके, उन लोगों को के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।